हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वैभव प्रकाश द एग्जाम हब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई का कार्य बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी में निरंतरता होती है। और जब बात हो प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो करंट अफेयर्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपकी सफलता की सबसे मजबूत चाबी होती है। और आज 13 जुलाई के लिए जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अपनी पेन और नोटबुक तैयार कर लीजिए और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी के ड्राफ्ट का परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? ऑप्शंस हैं हमारे उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल ने यूसीसी के ड्राफ्ट का परीक्षण करने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। और ये है क्या कि हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी और सामाजिक पहलुओं तथा इसके ड्राफ्ट का परीक्षण करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। अब इसके बारे में एक फैक्ट आप ये भी याद रखिएगा कि इससे पहले उत्तराखंड ने भी अपने राज्य में यूसीसी ड्राफ्ट के लिए जस्टिस रंजना देसाई समिति का गठन किया था। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में 12 जुलाई 2026 को दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता फैसले के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय मतलब पीसीए का यह ऐतिहासिक फैसला किस वर्ष आया था जिसने चीन के 9 डैश लाइन के दावे को अवैध माना था? तो इसका सही जवाब है सन 2016। तो देखिए कि 12 जुलाई 2016 को स्थायी मध्यस्थता न्यायालय मतलब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फिलीपींस द्वारा दायर मामले में चीन के 9 डैश लाइन वाले ऐतिहासिक दावों को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत पूरी तरह से खारिज कर दिया था। और 12 जुलाई 2026 को इस फैसले के 10 साल पूरे होने पर फिलीपींस ने इसे बेस्ट फिलीपींस सी विक्ट्री डे के तौर पर मनाया है। कैसे मनाया है? बेस्ट फिलीपींस सी विक्ट्री डे के तौर पर मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत के रक्षा निर्यात क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में किस देश ने भारत की स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल आस्ट्रा MK1 को आयात करने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया ने। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री महोदय इंडोनेशिया के दौरे पर थे। तो इंडोनेशिया ने क्या किया है कि इसका आयात करने का निर्णय लिया है। देखिए इंडोनेशिया ने अपनी हवाई रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए भारत की स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा MK1 को खरीदने का फैसला किया है। अस्त्र मिसाइल को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO द्वारा पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? आप हमें कमेंट में बताएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की किस पहल या योजना को सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन द्वारा इनेबलिंग इन्वायरमेंट श्रेणी में प्रतिष्ठित WSIS प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये इसका जो सही जवाब है वो है समृद्ध ग्राम। देखिए
भारत सरकार की ग्रामीण विकास और डिजिटल समावेशन से जुड़ी समृद्ध ग्राम योजना को या समृद्ध ग्राम पहल को वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। इसे सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन मतलब वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS द्वारा प्रौद्योगिकी के सकारात्मक उपयोग के लिए इनेबलिंग इन्वायरमेंट श्रेणी में वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए CSIR और CIMFR द्वारा विकसित सूक्ष्म शैवाल यानी कि माइक्रो एल्गी आधारित सचल उपकरण का नाम क्या है जो तेजी से कार्बन सोखने में सक्षम है? तो इसका नाम है स्मार्ट एल्गल लिक्विड ट्री या स्मार्ट एल्गल लिक्विड ट्री, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। देखिए CSIR CIMFR के वैज्ञानिकों ने एक अनोखा सचल मतलब मोबाइल लिक्विड ट्री विकसित किया है जिसे साल्ट या SALT साल्ट यानी कि स्मार्ट एल्गल लिक्विड ट्री नाम दिया गया है। यह तकनीक सूक्ष्म शैवाल का उपयोग करती है जो सामान्य पेड़ों की तुलना में बहुत तेजी से फोटोसिंथेसिस के जरिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यह घनी आबादी वाले शहरी चौराहों के लिए बेहद उपयोगी है। बात क्लियर। तो जो लिक्विड ट्री विकसित किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है साल्ट यानी कि स्मार्ट एल्गल लिक्विड ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के हालिया निर्देशों के अनुसार सभी राज्यों को आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से ठीक पहले किस अनिवार्य गायन या वादन का निर्देश दिया गया है? अनिवार्य गायन या वादन का निर्देश दिया गया है, मतलब केंद्रीय गृह मंत्रालय के हालिया निर्देशों के अनुसार सभी राज्यों को जो उनके आधिकारिक कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से ठीक पहले किस अनिवार्य गायन या वादन का निर्देश दिया गया है? तो भाई साहब इसके लिए है राष्ट्रीय गीत। सही जवाब है एकदम ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो एकदम सही जवाब है कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान और एक रूपता बनाए रखने के लिए यह नया दिशा निर्देश जारी किया है जिसके तहत आधिकारिक और राजकीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगान शुरू होने से ठीक पहले राष्ट्रीय गीत मतलब वंदे मातरम का गायन या वादन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। बात क्लियर। यहाँ पर भी आपसे एक प्रश्न है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब दिया गया था? अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस लोकसभा क्षेत्र में मियावाकी पद्धति, ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मियावाकी पद्धति के तहत 1 घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधारोपण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने पर बधाई दी? तो ये जो है भैया ये गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के लिए है। कहाँ? गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र, और यह है कहाँ? तो गुजरात राज्य में। देखिए गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्थानीय नागरिकों और स्वयं सेवकों यानी कि वॉलंटियर्स के सहयोग से मात्र 1 घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधे लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। बात क्लियर। अब मियावाकी पद्धति क्या होती है? तो देख लीजिए, यह जापान के जो मियावाकी पद्धति है यह जापान के प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित की गई एक अनूठी तकनीक है। इस पद्धति के तहत बहुत कम जगह, खासकर शहरी क्षेत्रों में पौधों को एक दूसरे के बेहद पास लगाया जाता है। इससे पौधे साधारण गति से 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं और जंगल 30 गुना अधिक घना होता है। शहरी वनीकरण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए यह तकनीक दुनिया भर में लोकप्रिय है। तो आपको मियावाकी पद्धति भी याद रखनी है कि क्या होती है मियावाकी पद्धति।
अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान का नाम क्या है? तो देखिए, यह क्वेश्चन हालांकि करंट अफेयर्स का नहीं है, लेकिन फिर भी हमको जनरल नॉलेज में इसको याद रखना है। और आज शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि जो कल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में बनाया गया है वो इसी योजना से संबंधित है, इसी अभियान से संबंधित है। तो यह अभियान क्या है भैया? यह अभियान है एक पेड़ माँ के नाम। क्या? एक पेड़ माँ के नाम अभियान। अच्छा, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाकर इस वैश्विक अभियान की शुरुआत की थी। वर्ष 2026 में भी यह अभियान देश और दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा जन आंदोलन बना हुआ है। बात क्लियर? अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा दहेगाम। क्या? दहेगाम, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एपीएमसी के अमृत महोत्सव और एक नवीन सब्जी उपयार्ड का लोकार्पण करने जा रहे हैं, वह किस राज्य में स्थित? तो इसका जवाब दीजिए। तो दहेगाम जो है भैया वो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात राज्य में। देखिए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 13 जुलाई 2026 यानी कि आज को गुजरात के दहेगाम यानी कि जो गांधीनगर जिले में है, कृषि उपज विपणन समिति एपीएमसी के अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे स्थानीय किसानों की सुविधा के लिए एक आधुनिक नवीन सब्जी उपयार्ड का भी लोकार्पण करेंगे। अब देखिए, एपीएमसी का पूर्ण रूप क्या है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमेटी मतलब कृषि उपज विपणन समिति है। यह राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाने वाली विपणन मंडियां, जो मार्केट्स होती हैं, जो किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने, बिचौलियों के शोषण से बचाने और कृषि बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। मतलब एपीएमसी काम क्या करती है? तो किसानों की जो उपज है उसका सही मूल्य दिलाने, बिचौलियों के शोषण से बचाने और पारदर्शिता, मार्केट में पारदर्शिता का काम करती है। अगला प्रश्न है कि 13-14 जुलाई 2026 को नेक्स्ट जेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ई गवर्नेंस रिफॉर्म पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है शिलांग, मेघालय। कहाँ? शिलांग, मेघालय में नेक्स्ट जेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ई गवर्नेंस रिफॉर्म पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 13 और 14 जुलाई को किया जाएगा। अब देखिए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार के सहयोग से 13 और 14 जुलाई 2026 को मेघालय की राजधानी शिलांग में नेक्स्ट जेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ई गवर्नेंस रिफॉर्म पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बात क्लियर? अब सम्मेलन का उद्देश्य देख लीजिए। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भविष्य के प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा करना और सरकारी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए ई गवर्नेंस के आधुनिक तौर तरीकों को साझा करना है। इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों में शासन व्यवस्था को आधुनिक तकनीकी जैसे एआई, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्या? विशेष ध्यान दिया जाएगा। बात क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में
भारतीय टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की? तो भैया इस बार भारतीय टीम ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 5 स्वर्ण पदक। देखिए, कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड मतलब IPHO 2026 में भारतीय दल ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी 5 छात्रों ने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। यह सफलता वैश्विक स्तर पर विज्ञान अनुसंधान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत के मजबूत बुनियादी ज्ञान और शिक्षा प्रणाली को दर्शाती है। ठीक, जब किसी देश के सभी प्रतिभागी गोल्ड मेडल जीतते हैं तो उसे क्लीन स्वीप या 100% सफलता कहा जाता है। क्या 100% सफलता कहा जाता है? अब देख लेते हैं IPHO क्या है। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड मतलब अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड है। यह माध्यमिक विद्यालय मतलब प्री यूनिवर्सिटी या हाई स्कूल जिसको कहते हैं के छात्रों के लिए हर साल आयोजित होने वाली दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित भौतिकी प्रतियोगिता है। इसमें छात्रों को 2 कड़े चरणों से गुजरना होता है। पहला है सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल और दूसरा है प्रायोगिक मतलब एक्सपेरिमेंटल। दोनों चरणों में उनके तार्किक और वैज्ञानिक कौशल की परीक्षा ली जाती है। वर्ष 2026 में इस प्रतियोगिता का आयोजन कोलंबिया के बुकारामांगा शहर में किया गया। बात क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर राज्य के किस पूर्व शासक फादर अमीर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है? ठीक, तो इसका जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शेख हमद बिन खलीफा अल थानी। कौन? शेख हमद बिन खलीफा अल थानी मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के फादर अमीर मतलब पूर्व अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर भारत सरकार और देश की जनता की ओर से गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कतर के आधुनिक विकास और भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया है। अब देखिए फादर अमीर का महत्व क्या होता है कि शेख हमद बिन खलीफा अल थानी 1995 से 2013 तक कतर में अमीर कहते हैं शासक को। किसको? शासक को। मतलब सन 1995 से 2013 तक जो शेख हमद बिन खलीफा अल थानी थे उन्होंने कतर के अमीर के रूप में कार्य किया था। उनके शासनकाल के दौरान ही कतर एक वैश्विक आर्थिक शक्ति और गैस निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी देश बनकर उभरा। वर्ष 2013 में उन्होंने स्वेच्छा से सत्ता अपने बेटे और कतर के वर्तमान अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को सौंप दी, जिसके बाद उन्हें सम्मानपूर्वक फादर अमीर कहा जाने लगा। अब भारत कतर संबंधों की अगर बात करें तो कतर पश्चिम एशिया मतलब मिडिल ईस्ट एशिया में भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक भागीदार है। ठीक, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा विशेष रूप से LNG के लिए बड़े पैमाने पर कतर पर निर्भर है। साथ ही कतर में लगभग 8 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं जो दोनों देशों के बीच मजबूत जन केंद्रित संबंधों का आधार है। तो यहाँ तक था हमारा करंट अफेयर्स का पोर्शन और आपको ज्ञात है कि हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ हर क्लास में किसी एक राज्य के जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं परीक्षा की दृष्टि से उन पर चर्चा करते हैं। तो आज के राज्य दर्शन में देख लेते हैं। आज का जो राज्य दर्शन है उसमें हमने हरियाणा राज्य को लिया है, यानी कि आज हम लोग हरियाणा राज्य की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए स्थापना दिवस की अगर बात करें तो 1 नवंबर जो है वो हरियाणा का स्थापना दिवस है और हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर भारत के 17वें राज्य के तौर पर हुई थी। ठीक, उसके बाद राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। अब देखिए चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी है जो पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है। चंडीगढ़ क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है। उसके बाद
यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34%। जनसंख्या की अगर बात करें तो भारत में 18वां स्थान, मतलब देश की कुल आबादी का लगभग 2.9%। भौगोलिक विभाजन की अगर हम बात करें तो हरियाणा राज्य को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, शिवालिक पर्वत श्रेणी उत्तर में, यमुना घग्गर का मैदान, फिर बांगर व खादर क्षेत्र, और दक्षिण में अरावली पर्वतमाला का पथरीला व अर्ध मरुस्थलीय भाग। हम हरियाणा राज्य को 4 भौगोलिक भागों में बांट सकते हैं। उत्तर दिशा की अगर बात करें तो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, फिर यमुना घग्गर का मैदान, फिर बांगर व खादर का क्षेत्र, और उसके बाद दक्षिण दिशा में अगर देखें तो अरावली पर्वतमाला का पथरीला व अर्ध मरुस्थलीय भाग है, सम्मिलित है। ठीक, उसके बाद सीमाओं की अगर बात करें तो यह उत्तर भारत का एक भू आबद्ध, मतलब लैंडलॉक्ड राज्य है, जो 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है। अब यदि हम सीमाओं को देखें तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, यहीं पे आप जोड़ लीजिए उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड। दक्षिण व पश्चिम में राजस्थान, और उत्तर पश्चिम में पंजाब राज्य। मतलब 5 राज्यों से हरियाणा राज्य पूरी तरह से सीमा साझा करता है। कौन? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, या ये कहें कि 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनसे यह अपनी सीमा साझा करता है। पहला तो दिल्ली और दूसरा चंडीगढ़। उसके बाद प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो प्रमुख नदियों में यहाँ यमुना शामिल है। हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियों में यमुना, जिसको राज्य की 12मासी और प्रमुख पूर्वी सीमा नदी कहते हैं। फिर उसके बाद घग्गर, यह मुख्य मौसमी नदी है। फिर मारकंडा, टांगरी, साहिबी, ये भी यहाँ की प्रमुख नदियों में शामिल है। फिर प्रशासनिक ढांचा अगर देखें तो हरियाणा में वर्तमान में कुल 22 जिले हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए इन्हें 6 प्रमंडलों यानी कि 6 डिवीजन्स में बांटा गया है। सबसे नया जिला जो है वो चरखी दादरी दिसंबर 2016 में भिवानी से अलग होकर 22वां जिला बना था। ठीक, अब राजकीय प्रतीकों की अगर बात करें तो राजकीय पशु काला हिरण, राजकीय पक्षी काला तीतर, राजकीय वृक्ष पीपल है। क्या? राजकीय वृक्ष पीपल है। फिर राजकीय पुष्प जो है वो है कमल। फिर राजकीय खेल जो है वो है कुश्ती। अब सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों की बात करें अगर तो कुरुक्षेत्र की बात करें, धर्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध, जहां महाभारत का महान युद्ध लड़ा गया था और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिषर नामक स्थान पर दिया था। यहाँ ब्रह्म सरोवर और सन्नोहित सरोवर स्थित है। फिर पानीपत की अगर बात करें तो बुनकरों का शहर कहा जाता है। यह भारत के इतिहास को बदलने वाली 3 ऐतिहासिक लड़ाइयों, मतलब 1526, 1556 और 1761 की गवाह है, जिनको पानीपत के युद्ध कहा जाता है। ठीक, फिर गुड़गांव की अगर बात करें तो गुड़गांव या गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर स्थापित, जो आज वैश्विक आईटी हब और साइबर सिटी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ माता शीतला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। फिर राखी गढ़ी या हिसार, तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल, जहां हाल ही में विशाल राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जा रहा है। राखी गढ़ी या हिसार। उसके बाद आगे देखते हैं कि सूरजकुंड फरीदाबाद। देखिए, हर साल फरवरी में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद पिंजौर या पंचकुला, यहाँ ऐतिहासिक यादविंद्रा गार्डन, जिसको मुगल गार्डन भी कहते हैं, स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष मैंगो फेस्टिवल, मतलब आम मेला लगता है या आम महोत्सव लगता है। अब अर्थव्यवस्था, कृषि एवं उद्योगों की अगर हम बात करें तो हरियाणा को भारत की दूध की बाल्टी कहा जाता है। यहाँ मुराह प्रजाति की भैंस को काला सोना कहा जाता है। ठीक, गेहूं, बासमती चावल
और गन्ने उत्पादन में यह अग्रणी राज्य है। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन की सफलता में इस राज्य का बड़ा योगदान रहा है। बात क्लियर। अब अगर हम औद्योगिक हब की बात करें तो मानेसर व गुरुग्राम ऑटोमोबाइल उद्योग यानी कि मारुति सुजुकी का मुख्य प्लांट है और आईटी हब है। फरीदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर और भारी मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सोनीपत या बहादुरगढ़ की बात करें तो यह एटलस साइकिल ऐतिहासिक रूप से और सैनिटरी वेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब प्रमुख उत्पाद जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, प्रमुख उत्पादों में बासमती चावल, करनाल जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है और पानीपत का बासमती चावल वैश्विक स्तर पर निर्यात किया जाता है। ठीक, उसके बाद एक सिटी है अंबाला। देखिए, विज्ञान के उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, इसे साइंस सिटी कहा जाता है। ठीक, बात क्लियर है। उसके बाद हम राज व्यवस्था की बात करें तो विधायिका जो है यहाँ एक सदनात्मक है, मतलब यहाँ केवल विधानसभा है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 10 हैं। राज्यसभा सीटें 5 हैं और विधानसभा सीटें कितनी? 90। उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला कैंट से हुई थी। रेवाड़ी से राव तुलाराम झज्जर से नवाब अब्दुल रहमान खान और बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह, जिन्हें बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है, ने अंग्रेजों के खिलाफ अद्भुत संघर्ष किया। राव तुलाराम की याद में हरियाणा में शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। महान विभूतियों की अगर जन्मस्थली की बात करें तो सर छोटू राम, गढ़ी संपाल रोहतक में जन्म हुआ था इनका। किसानों के मसीहा और भाखड़ा बांध के जन्मदाता माने जाते हैं। महान अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था, यानी कि इनका भी संबंध कहाँ? हरियाणा राज्य से। खेल जगत में नीरज चोपड़ा जो पानीपत से संबंध है जिनका, कपिल देव जिनका चंडीगढ़ और हरियाणा हरिकेन से संबंध है, साइना नेहवाल और फोगाट बहनें भी हरियाणा राज्य से ही संबंधित हैं। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मतलब प्रधानमंत्री द्वारा इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से की गई थी। बातें क्लियर। अब देखिए, जनगणना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जनगणना 2011 के हिसाब से तो कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या है 2,53,51,462, मतलब लगभग 2.5 करोड़। देश में 18वां स्थान। देश की कुल आबादी में हिस्सा तो 2.09%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 तो 19.90%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो फरीदाबाद। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पंचकुला। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है गुरुग्राम, जहां 73.14% की वृद्धि दर्ज की गई थी। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला तो झज्जर, जहां 8.90% की वृद्धि दर्ज की गई। हरियाणा का जनघनत्व अगर देखें तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक। उसके बाद सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला अगर देखें तो फरीदाबाद है, जहां 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। और न्यूनतम जनघनत्व वाला अगर देखें तो सिरसा, जहां 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। कुल लिंगानुपात की बात करें अगर, कुल लिंगानुपात की बात करें तो 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। 2011 की जनगणना के अनुसार यह भारत के राज्यों में सबसे कम था। वर्तमान सरकारी प्रयासों के बाद इसमें काफी सुधार हुआ है, ठीक, परंतु 2011 की जनगणना के अनुसार यह भारत के राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात था। अब बाल लिंगानुपात की बात करें तो 834 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देखें तो मेवात या नूह है, जहां 907 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला देखें तो गुरुग्राम, जहां 854 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, और साथ ही साथ सोनीपत, जहां भी सेम आंकड़े हैं। उसके बाद कुल साक्षरता दर की बात करें तो 75.55%, पुरुष साक्षरता दर 84.06%, महिला साक्षरता दर 65.94% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देखें तो गुरुग्राम, जहां साक्षरता कितनी है? 84.70%।
फिर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला देखें तो मेवात या नूह है, जहां 54.08% है। अब ग्रामीण आबादी की अगर बात करें तो यहाँ ग्रामीण आबादी है 65.12%, मतलब कुल जनसंख्या का लगभग 65% लोग कहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। फिर नगरीय या शहरी आबादी की बात करें तो 34.88%, मतलब लगभग 35% लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। अनुसूचित जाति का प्रतिशत देखें तो कुल आबादी का 20.2%। सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो हिसार में है, लेकिन अगर प्रतिशत में देखेंगे तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या फतेहाबाद में पाई जाएगी। अब अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत देखें तो हरियाणा राज्य में 0%, मतलब हरियाणा में कोई भी अनुसूचित जनजाति मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन निवास नहीं करती। पंजाब और हरियाणा में एसटी आबादी नहीं पाई जाती है। बातें क्लियर हैं? तो यहाँ तक था आज का हमारा करंट अफेयर और राज्य दर्शन का पोर्शन। कैसी लगी आपको ये क्लास, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।